Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. आज Calculus of Variations का 20वां लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. 20वें लेक्चर में we are going to discuss the so-called Hamilton-Jacobi equations. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया था, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं वो निकाली थी कि अगर वेरिएबल एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके बोथ पॉइंट्स आर वेरिएबल, जो कि ज़्यादा जनरलाइज्ड केस है. उसका एक पर्टिकुलर केस हमने डिस्कस किया था विच हैज़ वेरी फिजिकल इम्पॉर्टेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स डिमांड द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच the end points of your curve are lie on the given curves or given surfaces. उनकी conditions जो हैं, जो कि what we call the transversality conditions, इनको हमने drive किया था और कुछ examples मैंने की थी. At the end of the 19th lecture, I have just given you a very brief idea or discuss with you the problem of finding out the Hamilton-Jacobi equation, which is the main topic of today's lecture. तो आज के लेक्चर में हम Hamilton-Jacobi equations जो हैं वो ड्राइव करेंगे कि Hamilton-Jacobi equations जो हैं वो क्या होती हैं. If you remember कि मैंने बड़ा सिंपल सा फंक्शनल लिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें फंक्शनल जो है एक ही y of x पे डिपेंड कर रहा था. Of course, the simplest case is always that the functional depend upon the independent variable x and only one dependent variable, and it's up to first order derivative. और उसके लिए एक प्रॉब्लम जो हमने कंसिडर किया था वो ये था कि आपके पास एक पॉइंट तो फिक्स्ड है, you have different, second point is variable, second point variable है, और वो सेकंड पॉइंट वेरिएबल होने के साथ साथ आपका हमने आर्बिट्ररी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स प्लेन पे लिए थे. आई कॉल इट B1 एंड B2. आर्बिट्ररी बट फिक्स्ड पॉइंट्स जब ले लिए तो फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट A एंड आर्बिट्ररी फिक्स्ड पॉइंट B1 एंड B2 वी हैव द एक्सट्रीम कर्व्स. एक्सट्रीम कर्व्स जो थे वो गिवन फंक्शनल्स के हमारे पास थे. इस सिचुएशन को मैंने अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू हैव द Hamilton-Jacobi इक्वेशन. और ऑफ कोर्स क्योंकि वेरिएबल एंड पॉइंट्स हैं, मैं फर्स्ट वेरिएशन जो है, जनरलाइज्ड फर्स्ट वेरिएशन जो है वो मैं कंसिडर करूंगा, जिससे ही हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस भी निकाली थी. तो आज Hamilton-Jacobi इक्वेशन भी जो है वो जनरलाइज्ड वेरिएशन से ही हम निकालेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सिंपल फंक्शनल के लिए. Let's go to the slide and see what we have in today's lecture. So today we are going to start the 20th lecture of Calculus of Variations, in which we are going to discuss the Hamilton-Jacobi equation. Hamilton-Jacobi equation for this functional, which is the simplest functional, as I told earlier कि ये जो है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अप टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ डिपेंड कर रही है. इस फंक्शनल के लिए जनरल वेरिएशन जो है वो हमारे पास ये बनती है. वी नो कि ये कहाँ से आती है. वेयर p इक्वल्स, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये कॉन्जुगेट वेरिएबल है एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस वन, एंड h इज द Hamilton function which is for this particular case yp माइनस f, जो हमारा f of xy y प्राइम है. दिस इज माई Hamilton फंक्शन. अगर Hamilton फंक्शन और ये p की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो यू विल गेट द फेमिलियर जनरल वेरिएशन फॉर दिस फंक्शनल, जो कि लास्ट लेक्चर में एंड सो ऑन सो फोर्थ लेक्चर्स में हमने ड्राइव की हैं और यूज़ की हैं. सिमिलरली ये भी इनफैक्ट मैंने आपको ड्राइव करवाई है, वेयर p इक्वल्स पार्शल f और पार्शल y प्राइम एंड h इक्वल्स दिस वन. इसमें बार बार बताता हूँ कि ये h जो है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल y और p का फंक्शन है. देयर इज नो प्राइम हेयर, ठीक है, और प्राइम को हम इस इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म करते हैं. जनरलाइज्ड
ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह करते हैं ये डिस्कस करना है। लास्ट टाइम भी बताया था कि आई विल डिस्कस इन द सेक्शन वेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एनालिटिकल डायनामिक्स। और एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्म होती है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में और एनालिटिकल डायनामिक्स में, जो कि इसकी इन्वर्जन जो है वो श्योरिटी देती है हमें। वी वांट टू अप्लाई जनरल वेरिएशन टू द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में भी, आज क्विकली जो है वो मैं पास ऑन करता हूँ इस पे। द सिचुएशन इज लाइक दैट, जो मैंने अभी बताया है कि वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट एंड वी हैव टू आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पॉइंट। आर्बिट्रेरी, दीज आर द आर्बिट्रेरी पॉइंट बट फिक्स्ड। आर्बिट्रेरी तो थे, ये यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक बार जब मैंने ले लिया उसके बाद ये फिक्स्ड है। एंड आई हैव C1 कर्व जो कि इस फंक्शनल को फ्रॉम A टू दिस B1 एक्सट्रीम वैल्यू स्टेशनरी करना है। C2 कर्व जो कि A टू B2 जो है स्टेशनरी करना है। और ये सब टर्म्स जो है मैंने डिफाइन की थी लास्ट लेक्चर में भी। सो वी हैव J of C1 which is the extreme value of the given functional. It is a function of, generally speaking, B1. We call it the SBYB. B1 का अगर आप पॉइंट याद करें कि B1 जो है इसके कोऑर्डिनेट BYB थे, तो इसी का हम कह देते हैं कि C1 जो है वो फंक्शन ऑफ B1 BYB। ठीक है। C2 ये भी एक्सट्रीम वैल्यू देता है फंक्शनल की, गिवन फंक्शनल की, लेकिन फंक्शन ऑफ B2 है, तो B2 के कोऑर्डिनेट क्या है, B प्लस डेल्टा B, YB प्लस डेल्टा B। ठीक है। द फर्स्ट वेरिएशन हमारे पास ये आती है। अब ये वेरिएशन तो हमने कैलकुलेट की होती है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल J ऑफ Y वेयर A टू B f ऑफ x y प्राइम dx। इस फंक्शनल की ये वेरिएशन कैलकुलेट की होती, लेकिन ये जो हमने सपोज किया है कि ये एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं दो डिफरेंट, इसकी भी तो वेरिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन डेल्टा ऑफ s ये इनफैक्ट क्या है, p डेल्टा YB माइनस h डेल्टा B अकॉर्डिंग टू दिस वन, क्योंकि ये तो आइलर लैग्रांज इक्वेशन है। ये आइलर लैग्रांज इक्वेशन, अगर ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं फंक्शनल की, C1 is the curve which is extreme value of this functional from A to B1, तो इस आइलर लैग्रांज इक्वेशन का सोल्यूशन होगा C1। इसका मतलब ये है कि पार्शियल C1 जो भी कर्व है ओवर पार्शियल Y माइनस D ओवर DX पार्शियल C1 ओवर पार्शियल Y प्राइम, ये इक्वल्स नॉट होगा, ये तो जीरो होगा। तो वेरिएशन जो है, फर्स्ट वेरिएशन आपकी P डेल्टा YB माइनस H डेल्टा XB फ्रॉम दिस वेरिएशन, जो कि फंक्शनल की वेरिएशन से हमने एवेल्युएट की हुई है, वो उसका एक्सप्रेशन ये आता है। वेयर एज द टोटल वेरिएशन डेल्टा S, वो हमें पता है अगर ये फंक्शन ऑफ S है तो टोटल वेरिएशन क्या होती है, ये बाय डेफिनेशन होती है। यहाँ से डेल्टा S अगर मैं टेलर सीरीज यूज करूँ, टेलर सीरीज हम यूज करने के एक्सपर्ट हैं, टेलर सीरीज में यूज करूं, हायर टर्म्स जो हैं उनको मैं निगलेक्ट करूं, तो लीनियर टर्म्स जो हैं, जो कि वेरिएशन है, वो तो इसके इक्वल आती है, वेरिएशन इन एस, जो कि इस एक्सप्रेशन की लीनियर टर्म है। ठीक है, लीनियर टर्म ये है जब मैं टेलर सीरीज से एक्सपैंड करता हूं, और ये हमने कई बार किया है, आपको फेमिलियर होना चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये भी उसी फंक्शन की वेरिएशन है और ये भी बाय फंक्शनल हमारे पास वेरिएशन। अगर ये कर्व्स जो हैं ये एक्सट्रीम कर्व्स हैं इस फंक्शनल के, तो ये वेरिएशन भी इन फर्स्ट वेरिएशन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी सेटिस्फाइड बाय दिस वन। तो ये दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कंपेयर करें एक्सप्रेशंस को, डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा b के, y b के। ठीक है जी, ये तो हमें पता है। और p इक्वल्स किसके आया, s ऑफ y के, और q h किसके इक्वल आया, s ऑफ x के, क्योंकि डेल्टा b जो है ये डेल्टा x
के कोरस्पोंड है डेल्टा बी। अगर फिगर आप रिकॉल करें, इफ यू रिकॉल द फिगर, और यहाँ पे एस ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ पे एस ऑफ वाई होगा, पार्शल एस ओवर पार्शल वाई डेल्टा वाई, जब टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। सो आई एम हैविंग पी इक्वल्स एस ऑफ वाई, इन फैक्ट पी इक्वल्स पार्शल एस ओवर पार्शल वाई, एंड एस ऑफ x equals minus h equals partial s over partial x। अब इन इक्वेशन से मेरे पास क्या आ रहा है, ये इक्वेशन जो है इसको मैं लिख सकता हूं पार्शियल s और पार्शियल x प्लस h इक्वल्स नॉट। इसी का ही नाम जो है ये हमारा क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को मैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन कहता हूं। रिकॉल करें कि मेरा h जो था, जो हैमिल्टन फंक्शन था, दैट वाज द फंक्शन ऑफ इन फैक्ट x, y एंड p इन दिस केस, और p मेरा किसके इक्वल आ गया, s ऑफ y के। तो ये इक्वेशन जो मेरी होगी, इस इक्वेशन को अगर मैंने लिखना हो तो माय फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो है वो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि हैमिल्टोनियन को ड्राइव करो। हैमिल्टोनियन को निकालने के बाद मैं हैमिल्टोनियन में जहां जहां पे मेरा कॉन्जुगेट वेरिएबल p होगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा पार्शियल s ओवर पार्शियल y से। सो दिस इक्वेशन, इन फैक्ट दिस इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मोस्ट जनरली इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। लेट्स सी फॉर पर्टिकुलर एग्जांपल्स कि ये जो है हम हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो किस तरह ड्राइव करते हैं। लेट अस कंसीडर द फंक्शनल j ऑफ y इक्वल्स डिफाइंड बाय दिस वन। राइट द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस का स्टेप क्या है, स्टेप 1 जो है, ये स्टेप 1 मेरा है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का फाइंड हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कॉन्जुगेट वेरिएबल जो है वो निकालने का पड़ते हैं। कॉन्जुगेट वेरिएबल फंक्शनल मेरा जो है सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉन्जुगेट वेरिएबल जो है पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम होगा, विच इज f मेरा यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए y प्राइम स्क्वायर, विच इज 2y प्राइम। ठीक है, ये मेरा कॉन्जुगेट वेरिएबल हो गया। और कॉन्जुगेट वेरिएबल से फौरन मैं जो है y प्राइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल p/2 ये मैं ड्राइव कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने यूज करनी है जब मैं हैमिल्टोनियन को लिखूंगा। अब हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन क्या होती है, हैमिल्टोनियन इक्वल्स p y प्राइम माइनस f। p y प्राइम किसके इक्वल है, p/2 के, माइनस f किसके इक्वल है, f मेरा y प्राइम स्क्वायर के है। y प्राइम की मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा 2 माइनस p स्क्वायर ओवर 4, इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ 4, ये 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सो आई विल हैव p स्क्वायर by 4 as my Hamiltonian। h x y p मेरा कंप्लीट मैं लिख रहा हूं ताकि आप जब मैं जनरलाइज करूं तो आप किसी टेंशन में ना आए। You will feel comfortable while I am going towards that generalization। तो h of x y p जो है that will become p square by 4। अब हैमिल्टन
इक्वेशन क्या होती है मेरी, वो अभी हमने ड्राइव की, पार्शल एस ओवर पार्शल एक्स प्लस ये लिखी हुई है पार्शल एस ओवर पार्शल एक्स प्लस एच एक्स वाई पार्शल एस ओवर पार्शल वाई, पी की जगह मैंने ये लिखना है। अब एच ये है, यहाँ पे एच को मैं डाल देता हूं, तो आई विल हैव दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज हैमिल्टन जैकोबी equation. This is Hamilton-Jacobi equation. Let's analyze this partial differential equation, जो कि in terms of ये subscripts की जगह मैं ये लिखने लगा हूँ ताकि आप partial s over partial y square equals 0 ये लिख रहा हूँ। What are the conclusions from this one? ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एस ऑफ एक्स वाई जो है मेरा डिपेंड कर रहा है उसके पार्शियल, एटलीस्ट एस जो है एक्स और वाई का फंक्शन है क्योंकि उसी के पार्शियल डेरिवेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्दर मोर क्या है कि आपका जो है ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑफ कोर्स पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई का स्केयर है, तो ये टर्म की वजह से दिस इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट मी रिकॉल यू, क्योंकि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट मी रिकॉल यू कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी जो है ये दिस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से विद रिस्पेक्ट टू जो है वो डिफाइन करते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की पावर हो या डिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कोई ऐसी टर्म हो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, देन वी विल से दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास u x t एक फंक्शन है और इक्वेशन मेरी ये है u ऑफ t माइनस u x x इक्वल 0, सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसी को मॉडिफाई कर दूं, मैं u ऑफ t माइनस u x x इक्वल्स u स्क्वायर कर दूं, ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड नॉन लीनियर है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है u है और u की पावर जो है वो 2 आ रही है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की टर्मिनोलॉजी और कैटेगरी करना जो है लीनियर नॉन लीनियर में ये आपको आना चाहिए। जनरलाइज्ड हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस, as I told you earlier कि I am going to generalize the concept of Hamilton-Jacobi equations to the n dependent variables। इस generalization को ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। Consider the functional jy equals this one, up to first derivative जो है ये डिपेंड कर रहा है, defined on the curves lying on some region R, and suppose that one and only one extremal of the functional goes through two arbitrary points A and B. The integral s of s defined by this one evaluated along extremal joining the points। अब इस जनरलाइजेशन को कंपेयर करें। मैंने स्टार्ट किया था आज का टॉपिक, और जो पिछले लेक्चर में भी एक स्लाइड जो मैंने दिखाई थी आपको जिसमें फिगर थी कि ए फिक्स्ड पॉइंट है, B1 एक पॉइंट है, C1, ये एक्सट्रीम कर्व मैंने फंक्शनल का सपोज किया था, ठीक है, और एक और पॉइंट है B2, ये C2 भी फंक्शनल सपोज किया था। अब ये देखें s ऑफ x
ये evaluated along the extremal joining, यानी कि ये S को हमने इस C1 के along evaluate किया है. At the end points A is given this one and B is given this one. ये of course यूक्लिडियन स्पेस आर n+1 के पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, n कंपोनेंट ये हैं +1, तो n+1 के ये पॉइंट्स हैं. ये जो है ये उस फंक्शनल का मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए इसको, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं इज कॉल्ड द जियोडेसिक डिस्टेंस. टी की जगह एस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब ये क्वांटिटी जो एस है, ऑफ कोर्स ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ऑब्वियसली सिंगल वैल्यूड. इसका आउटपुट जो है एक रियल नंबर आएगा, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लेकिन इसकी डोमेन जो है वो Rn+1 है. सो दिस एस फंक्शन कुड बी कंसिडर्ड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम Rn+1 to the real numbers are defined by this integral. So इसका इनपुट जो है वो Rn+1 के पॉइंट्स हैं, आउटपुट जो है वो एक रियल नंबर है. ठीक है. अब इस तरह के प्रॉब्लम्स के किसी फंक्शनल के कोरस्पोंड हम इस तरह ये क्वांटिटी जो है, ये फंक्शन s जो है, इसको डिफाइन करें. इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, पहले जनरलाइजेशन जो है वो लिखने से पहले. एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? पहली एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इफ द फंक्शनल j इज आर्क लेंथ, फंक्शनल जो है वो आर्क लेंथ हो, s इज द डिस्टेंस इन द यूजुअल सेंस, s जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b. ठीक है. a और b के दरमियान डिस्टेंस, ये पहली एग्जांपल होगी कि s है क्या, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पर बताया कि s है क्या. ये कोई आर्क लेंथ का कर्व है, और ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है शुरू के लेक्चर्स में कि कोई भी कर्व दिया गया उसकी आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है. ठीक है. आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई से दो पॉइंट्स हैं a और b, तो s इनफैक्ट इनके दरमियान का डिस्टेंस है, जो एस पिछली स्लाइड पे जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डिफाइन किया हुआ था. एक और एग्जांपल लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू द जनरलाइजेशन. कंसीडर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ये हमें पता है फर्मेट्स प्रिंसिपल है कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट टाइम में पास करेगी, लाइट पास ही उस पाथ से करती है विच इज द शॉर्टेस्ट distance between the 2 points in any medium. Consider the propagation of light in an inhomogeneous media, inhomogeneous and anisotropic medium. Anisotropic का मतलब है कि हर डायरेक्शन में उसका, आइसोट्रॉपिक होता है कि ईच डायरेक्शन में सेम हो बिहेवियर, हर डायरेक्शन में आइसोट्रॉपिक. इधर भी जाएं आप, एक ही चीज़ पड़ी हुई है, इधर भी जाएं इधर भी जाएं. एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि भाई इस तरफ मूव किया, देन यू कैन मूव हेयर, यू कैन मूव हेयर हेयर हेयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई डायरेक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है इन ऑल डायरेक्शंस, वेयर इट इज अज्यूम दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट डिपेंड्स बोथ ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. लाइट जो है, लाइट की वेलोसिटी डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पे और उसकी डायरेक्शन पे. इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जी और एक्स ऑफ टी है. ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, वाई ऑफ टी और एक्स डॉट जो कि इनफैक्ट एक्स डॉट इक्वल्स डी एक्स ओवर डी टी, y डॉट इक्वल्स डी वाई ओवर डी टी, और ये डायनामिक्स में भी हम इसी तरह यूज करते हैं रादर देन प्राइम. द टाइम इट टेक्स लाइट फ्रॉम गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग सम कर्व, इन कर्व के अलोंग इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल, और ये हमने ड्राइव किया हुआ. सो अगर ये फंक्शनल हो तो लाइट
फर्मेट्स प्रिंसिपल रिकॉल करें, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है फर्मेट्स प्रिंसिपल कि लाइट विल पास थ्रू द कर्व बाय विच इट टुक मिनिमम टाइम टू रीच फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था एंड वी हैव सीन दैट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम आई थिंक इज अ साइक्लॉइड. सो एस इज, तो एस क्या है, जो एस हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि एस इज द जे ऑफ एक्स y1 y2 up to so on yn y1 prime up to so on yn prime dx. So s is the time it takes light to go from the point A to point B, which is the minimum of this functional. So s in fact क्या है कि फंक्शनल की जो एक्सट्रीम मिनिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको जो हमने इवेल्युएट किया है एस वो वैल्यू है. इन अदर वर्ड्स एस इज द सोल्यूशन ऑफ योर वेरिएशनल प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं. तो एस जो है जिसको मैंने कहा है कि इवेल्युएट करना है आपने इस फंक्शनल को, एफ इस फंक्शनल को जो है जो एक्स y1 y2 yn up to their first derivatives उस पर डिपेंड कर रहा है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज पे. ठीक है, if the initial point A is regarded as fixed and the final point B x1 y1 is regarded as variable, then in the region R S is a function of x y1 y2 up to so on yn, जो मैंने आपको पहले बताया था कि s is a function from rn plus 1 to real number r. और ये रियल नंबर असाइन किस तरह किया गया है कि इस फंक्शनल को हम इवेल्युएट करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम कर्व्स पे, तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा क्योंकि दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b. So this is a single valued function of the coordinates of the point B. जैसे एग्जांपल में हमने क्या किया था, वन वेरिएबल की जो एग्जांपल थी कि j ऑफ C1 ये एक्सट्रीम कर्व सपोज किया था और ये मैंने लिखा था फंक्शन ऑफ B1. j ऑफ C2 जो है वो मैंने क्या कंसिडर किया था, फंक्शन ऑफ B2. और इनफैक्ट इनको किसके इक्वल लिया था, इसको इक्वल लिया था s ऑफ B y b के, और ये जो था इसको किसके इक्वल लिया था, इक्वल्स s ऑफ B प्लस डेल्टा B प्लस y b प्लस डेल्टा y b, इसी के इक्वल लिया था ना ये s. अब एनोलॉजी आपकी डेवलप हो रही है ना, जो मैंने सिंपल एग्जांपल ली थी और जनरलाइजेशन जो कर रहा हूं. We now drive a differential equation satisfied by s. अब s अगर एक्सट्रीम वैल्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्सट्रीम कर्व फंक्शनल का जो है उस पे इवेल्युएट करके एक रियल नंबर जो आ रहा है वो s की वैल्यू है, तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम हैमिल्टन जैकोबी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन कहते हैं, वो हम ड्राइव करने जाए. वो फर्स्ट कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव. सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई आईज, इनको कैलकुलेट करेंगे. तो एस का डिफरेंशियल मैं लिखूंगा कि एस का डिफरेंशियल क्या है, डी एस ये क्या है, इसको कंपेयर करूंगा फिर मैं जैसे मैंने सिंपलेस्ट केस में किया था, बाय राइटिंग डाउन द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द function s that is the principal linear part of the increment. We have increment हमारा ये है x plus dx की है, y1 plus d1, हर वेरिएबल में जो है वो इंक्रीमेंट है. टेलर सीरीज यूज करेंगे. देन वी हैव ds इक्वल्स डेल्टा j. ds जो है वेरिएशन ऑफ j के इक्वल है क्योंकि s ऑफ x को मैंने j evaluated at these points इस तरह डिफाइन किया, where the unvaried curve is the extremal y and the initial point A is held fixed. जैसे हमारी पहली पर्टिकुलर केस में था कि A तो फिक्स था लेकिन ये पॉइंट जो है ये वेरिएबल है बट आर्बिट्ररी एंड फिक्स. तो वेरिएशन ऑफ J जो थी जनरली
जनरलाइज्ड केस में वो ये थी, ये n हमारे पास आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं, n आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं, और ये जो है ये कंडीशंस हैं, दिस ऑल दीज इक्वल 0। लेकिन अगर s एज इसका मतलब है कि ds इक्वल्स वेरिएशन ऑफ j इक्वल्स दिस वन, ds इक्वल्स वेरिएशन ऑफ j के इक्वल इसलिए आ रहा है कि हमने s को डिफाइंड इस तरह किया हुआ है, a to b f of x y1 y2 up to so on yn y1 prime up to so on yn prime, हमने वेरिएशन को डिफाइंड इस तरह किया हुआ है yn prime dx। लेकिन ये फंक्शनल एक्सट्रीम कर्व्स पे कैलकुलेट किए हुए हैं। सो ds इक्वल्स दिस वन, क्योंकि अगर मेरा कर्व जैसे मैंने सिंपलेस्ट केस में बताया था कि अगर ये s को इवेल्युएट मैं कर रहा हूं y ऑफ x पे, और y ऑफ x जो है स्टेशनरी करता है इस फंक्शनल को, तो y ऑफ x मस्ट सेटिस्फाई आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस। इसीलिए वेरिएशन तो टोटल ये थी, आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि दिस ऑल दीज इक्वेशंस इक्वल 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और उस पर मैंने s को कैलकुलेट किया, तो ये सब इक्वेशंस जो हैं ये तो 0 हो जाएंगी, ये सारी टर्म जो है ये मेरी 0 हो जाएगी, तो मेरी वेरिएशन के लिए सिर्फ ये टर्म बचेगी। सो ds generally speaking not evaluated at the end points, this is equals this expression। अब अगर s जो है, s मेरा फंक्शन है x y1 up to so on yn का, इसका ds अगर मैं लूं तो ये क्या होगा, पार्शियल s ओवर पार्शियल x dx प्लस सुमेशन, अब मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, i इक्वल्स 1 to n पार्शियल x ओवर पार्शियल y i dy i। ठीक है, इन द लिमिटिंग केस डेल्टा y i जो है इट इज द सेम एज dy i, ये सेम है। ठीक है, तो अब इस डिफरेंशियल को और इसको मैं कंपेयर करूं तो dx के साथ पार्शियल s ओवर पार्शियल x किसके इक्वल आएगा, अगर इस डिफरेंशियल को, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको और इसको कंपेयर करूं तो पार्शियल s ओवर पार्शियल x मेरा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस h के, एंड पार्शियल s ओवर पार्शियल y i वो किसके इक्वल आ रहा है, pi के। दिस इज माई हैमिल्टन इक्वेशन, दिस इज पार्शियल s ओवर पार्शियल x प्लस h इक्वल्स नॉट। अब h जो था वो तो फंक्शन था x y1 y2 so on p1 up to so on pn का, pi इक्वल्स इसके आ गया। सो दिस इज इन फैक्ट, हर pi की जगह मैं पार्शियल s ओवर पार्शियल yi पुट करूंगा फॉर ईच pi, ये जो एक्सप्रेशन है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका मैंने नाम जो है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो रखा हुआ है। देन फ्रॉम दिस वन, ये सबस्क्रिप्ट में है, ये इनफैक्ट पूरा जो है p ऑफ सबस्क्रिप्ट i है। ठीक है, प्लस प्लस कोई नहीं है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से मैं आई कैन राइट इट दिस वन, और ईच पी आई की जगह मैं पार्शियल s ओवर पार्शियल 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे p1 था तो p1 की जगह मैंने पार्शियल s ओवर पार्शियल y1, pn था तो pn की जगह मैंने पार्शियल s ओवर पार्शियल yn लिखा। नाउ देयर आर सम रिमार्क्स। दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरली non-linear, is known as Hamilton-Jacobi equation, and the canonical Euler-Lagrange equations
और द कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस तो हमने पहले जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हमने ट्रांसफॉर्म करना सीखी थी उनको हम कहते थे। Remark, in fact, the canonical equations represent the so-called characteristic system associated with the equation Hamilton-Jacobi equation. अब partial differential equation को solve करना ये एक अलग बिल्कुल टेक्निक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको partial differential equations जो हैं उनको solve करना जो है वो आता होगा। तो कैनोनिकल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हमने आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस निकाली थी वो इक्वेशंस जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम फॉर्म करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऐसे कर्व होते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग दीज कर्व्स इज अ कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल भी जिसे कहते हैं। वी शैल अप्रोच दिस मैटर from a somewhat different point of view by establishing a connection between the solutions of the Hamilton-Jacobi equations and the first integrals of the system of Euler-Lagrange equation। इस रिमार्क में यही कहा गया है कि जो characteristic system आपका characteristic curves in other words partial differential equations के जो होते हैं उन कर्व्स के दरमियान और आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस के फर्स्ट इंटीग्रल्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हम इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन डेवलप करेंगे। अब लास्ट स्लाइड पे एक कमेंट था, मैंने लिखा हुआ था कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। Question arises how to solve this non-linear partial differential equation। अब मैंने आपको पहले से कहा हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सॉल्व करना इजी है, लीनियर सॉल्व करना इजी है, सिस्टम को सॉल्व करना उससे थोड़ा सा मुश्किल है। नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना और टफ है, हायरार्की जो है टफ लेवल की वो बढ़ती जाती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन सबसे टफ है सॉल्व करना, लेकिन लीनियर को सॉल्व किया जा सकता है। नॉन लीनियर तो बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। इनफैक्ट कोई थ्योरी जनरलाइज्ड थ्योरी नहीं है एज वी हैव इन द केस ऑफ ओडीईज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नॉन लीनियर के लिए कोई जनरलाइज्ड थ्योरी नहीं है सो फार जो कि टैकल कर सके हर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व किस तरह करना है, हाउ टू गेट एस, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इसके पर्टिकुलर केसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके पर्टिकुलर केसेस क्या हैं। तो एक थ्योरम जो है वो स्टेट किया हुआ है, यही जो हमने सारा भी जो डिस्कस किया उसको उससे रिलेटेड। लेट एस इक्वल्स एस एक्स वाई वन सोन एंड सो फोर्थ वाई एन अल्फा वन सोन एंड सो फोर्थ अल्फा एम बी अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स एम जो है वो इक्वल या लेस देन इक्वल टू एन है। ये एस जो है ये अब सोल्यूशन हम निकालने की कंडीशंस जो है वो देखने लगे हैं। पैरामीटर्स और अल्फा वन अल्फा एन आर द पैरामीटर्स ऑफ द हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन। और ये एस जो है इसका सोल्यूशन है। देन ईच डेरिवेटिव पार्शियल एस और पार्शियल आई while I equals 1 so on up to so forth m is a first integral of the canonical Euler-Lagrange equation. This is very important. इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स हम लेंगे ये फर्स्ट इंटीग्रल है इन इक्वेशंस का जो कि इक्विवेलेंट थी and these equations canonical Euler-Lagrange equations these are equivalent to Euler-Lagrange equations। अब ये Euler-Lagrange equations के equivalent है। फर्स्ट इंटीग्रल क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के अलोंग कांस्टेंट रहे।
इन अदर वर्ड्स जो कि सोल्यूशन हो आपके सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, दैट इज पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा आई इक्वल्स कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट को बीटा लेके एक्सट्रीम कर्व्स निकाला करेंगे अपने फंक्शनल जे के, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है ना कि फंक्शनल जे के जो है एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो निकाली जाए। एक्सट्रीम वैल्यूज हम इसी तरह निकाला करेंगे कि पार्शियल एस और पार्शियल अल्फा आई हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लिखा करेंगे जो कि ये है। इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे, उसमें पैरामीटर्स जो आएंगे सॉल्यूशन एस होगा, उसमें जो पैरामीटर्स आएंगे वो सॉल्यूशंस होंगे अलोंग ईच एक्सट्रीम, हर एक्सट्रीम कर्व के कोरस्पॉन्ड जो कि इस फंक्शनल का एक्सट्रीम कर्व होगा। लेट्स से y ऑफ x इज द एक्सट्रीम कर्व ऑफ दैट फंक्शनल, उसके अलोंग पार्शियल एस और पार्शियल अल्फा आई जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको ज़रा अप्लाई करते हैं या फिर इसका पहले हम स्ट्रक्चर जो है वो हम देखते हैं सिंपलेस्ट केस में। ये तो पिछला थ्योरम जो था ये जनरलाइज्ड था। इसका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्लाइड कि वी वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एस का जो है स्ट्रक्चर सिंपल केसेस में वो हम डिटरमिन करना चाहते हैं। अब ये देखें कि लास्ट स्लाइड पे जो थ्योरम था उसमें एस जो था एक्स y1 y2 अप टू सोन yn अल्फा 1 अप टू सोन अल्फा m, और मोस्ट जनरली ये m इक्वल्स n होता है। ये सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हमने सिंप्लीफाइड लिया है, सिर्फ एक वेरिएबल s x y और एक ही पैरामीटर अल्फा। देन बाय द चेन रूल वी हैव ds ओवर dx क्या होगा ये हमें पता है, पार्शियल s ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल x जो कि 1 होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल s ओवर पार्शियल y dy ओवर dx। ये चेन रूल हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ की है। चेन रूल तो हम हर लेक्चर में ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी स्लाइड पे जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ ऑन द क्रिटिकल कर्व्स से c0, अगर क्रिटिकल कर्व है हमारा तो क्रिटिकल कर्व्स के लिए अभी हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस जो ड्राइव की थी उसके लिए पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एच के, और पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई जो है ये पी के इक्वल होती है। ऑन क्रिटिकल कर्व्स हमने ड्राइव की है। क्रिटिकल कर्व्स C0 वी हैव दीज इक्वेशंस, हेंस वी हैव पार्शियल एस और पार्शियल एक्स माइनस एच, यहाँ पे वैल्यू डाल दी इसकी माइनस एच की इस इक्वेशन में, और यहाँ पे p डाल दिया, ये वैल्यू डाल दी, तो मेरी ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस इक्वेशन में। लेकिन ये किस पे है, ओनली ऑन क्रिटिकल कर्व्स। क्रिटिकल कर्व्स ऐसे कर्व्स जो कि फंक्शनल ओरिजिनल फंक्शनल को जे को स्टेशनरी करते हो। ठीक है, अब ds इक्वल्स, इसको मैं लिख सकता हूं कि ds डिफरेंशियल ऑफ s इक्वल्स दिस वन। अब इसको s मैंने इवेल्युएट करना था, इसको इवेल्युएट कर लें, s इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रल ओवर द कर्व एक्सट्रीम वैल्यू c0 p dy माइनस h dx। अब मेरा h क्या था, h मेरा इस तरह डिफाइन होता है, अगर इस सिंपलेस्ट केस के लिए मैं लिखूं y प्राइम p माइनस f। f मेरा यहां से किसके इक्वल आता है, h माइनस साइन विद y प्राइम p। ये मेरा f नहीं बन गया अलोंग द कर्व्स c प्लस, अब ये dy जो है इन द लिमिटिंग केस इक्वल्स टू y प्राइम अप टू एडिटिव कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो s ऑफ
एस द सोल्यूशन ऑफ हैमिल्टन इक्वेशंस, जो हमने जिसको लेके चले थे कि इक्वल्स इन फैक्ट एफ द फंक्शनल, ये क्या है, ये चीज आपका फंक्शनल है जे इवेल्युएटेड एट सी नॉट, और सी नॉट आपका क्रिटिकल कर्व है जो कि आपके जे को स्टेशनरी करता है। हेंस द फंक्शन एस इज इक्वल्स टू जे वाई, जो मैंने अभी बताया आपको, इवेल्युएटेड अलोंग द क्रिटिकल कर्व, इवेल्युएटेड अलोंग द क्रिटिकल कर्व, ये आपका जे ऑफ वाई आ गया। अब अभी भी पिछली स्लाइड पे हमने ये किया है कि ये साबित किया है कि एस इन फैक्ट इक्वल्स जे ऑफ वाई इवेल्युएटेड एट क्रिटिकल कर्व। लेकिन क्रिटिकल कर्व ही निकालना, यही तो हमारा प्रॉब्लम था कि क्रिटिकल कर्व जो है वो किस तरह डिटरमिन करना है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एस जो है इसको डिफरेंट केसेस में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट केसेस में इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। केस वन क्या है? पहला केस ये है कि मेरा हैमिल्टोनियन जो है एच जो है वो डिपेंड ना कर रहा हो एक्सप्लिसिटली एक्स पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि पार्शियल एच और पार्शियल एक्स इक्वल 0, दैट इज एच is a function of y and p only. In this case we have h equals constant, और ये in fact पहले मैंने साबित किया हुआ है, और for your convenience मैंने इस बार स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, once again जो है वो लिखा हुआ है। Indeed we have h by definition, generally speaking हमारे पास h जो है इसके इक्वल होता है। तो अगर डी एच ओवर डी एक्स जो है वो मैं डिफरेंशियल ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो मैं अगर इवेल्युएट करूं, और मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि एच मेरा कांस्टेंट होगा अगर पार्शियल एच और पार्शियल एक्स इक्वल 0, इफ एच इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ऑन एक्स देन माय हैमिल्टोनियन विल बी अ कांस्टेंट, ये मैं साबित करने जा रहा हूं। तो I will take the differential of h with respect to x, dh over dx equals, चेन रूल मैं लगाता हूँ पार्शियल h और पार्शियल x प्लस सुमेशन, और ये आपको मैंने बड़ी अच्छी तरह प्रूफ किया हुआ है कि किस तरह ये चेन रूल करते हैं, क्योंकि h जो है वो मेरा डिपेंड करता है, h is my function x, y1, y2 up to so on, yn, p1 up to so on, pn, तो उसका जो है डिफरेंशियल ये होगा। अब along the critical curves are the solutions of Euler-Lagrange equations और canonical Euler-Lagrange equations, जो कि ये हैं, इक्वालिटी यहाँ पे आएगी, canonical Euler-Lagrange। Critical curves satisfy these canonical Euler-Lagrange equations। अब यहाँ पे dp I over dx की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर रिप्लेस कर दूं, that will be minus partial h over partial yi, और dy over dx की वैल्यू मैं अगर रिप्लेस कर दूं partial h over partial pi से, तो ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम बनती है, लेकिन एक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ, एक टर्म नेगेटिव साइन के साथ। तो मेरा डी एच ओवर डी एक्स इट बिकम्स ओनली अ फंक्शन ऑफ पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स प्लस 0, ये तो 0 हो गया। एंड द कंडीशन इज ऑन द क्रिटिकल कर्व्स, हर कर्व पे नहीं, सिर्फ क्रिटिकल कर्व पे। अब अगर मेरा h जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, पार्शियल h और पार्शियल x पहले ही 0 था, तो वो 0 यहाँ पे डाल लें तो 0 + 0 आ गया, इसका मतलब है h इक्वल्स कांस्टेंट। यही मैंने कहा हुआ था, कंक्लूजन था कि अगर h इज नॉट एक्सप्लिसिटली
depending on the x which is independent variable, then h is constant. Hence, if conclusion partial h or partial x equals 0, then we have h equals constant किनके? along critical curves. हर कर्व के along नहीं, सिर्फ critical curves के along. Thus we have h equals, h को हम अल्फा रख लेते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ s जो है, s हमने s x y अल्फा ये हमारा हमने साबित किया था पिछली स्लाइड पे. h कांस्टेंट हो गया, h को यहां पे अल्फा डाल दिया, ठीक है. h जब कांस्टेंट हो गया तो along the critical curves हमारा p जो है that will be some function of alpha and y, क्योंकि इस इक्वेशन से मेरा h जो है वो कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y i ये 0 हो जाएगा along the critical curves only. तो dp i over dx ये अल्फा, ये अगर कांस्टेंट अल्फा मैं लूं और सम फंक्शन ऑफ y जो है ये हो सकता है कांस्टेंट जो है. सो p द कंजुगेट वेरिएबल डायनामिक्स की लैंग्वेज में मोमेंटम जिसे कहते हैं, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड y. तो हमारा ये जो s ऑफ एक्स वाई है ये सिंप्लीफाई हो गया इनटू दिस वन. अब ये f मेरा है, इस इंटीग्रल को मैं अलग-अलग से सॉल्व कर लेता हूँ. इनफैक्ट f ऑफ अल्फा y dy इंटीग्रल, इस सारे का नाम मैंने ये w ऑफ y सम फंक्शन ऑफ y रख दिया है, माइनस अल्फा का अलॉन्ग द सी नॉट कांस्टेंट है, ये माइनस अल्फा x आ जाएगा जो कि ये बनता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ s विच इज द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर ये बन गया. ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा हेल्पफुल होगा इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. ठीक है, इमेजिन करें कि आपकी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल्स लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये है. अब इस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मुश्किल है इसको सॉल्व करना. लेकिन हमने अगर हैमिल्टोनियन को निकाला हुआ है और हैमिल्टोनियन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट ना कर रहा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस x की जो है, जो कि ये s सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है, उसकी ये वाली फॉर्म ले लेंगे. जब ये वाली फॉर्म ले लेंगे, ये मेरी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका s का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस अल्फा आएगा जो कि कांस्टेंट है. तो ये सारी टर्म जो है विल बी रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट. अब पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई जो है वो डी डब्ल्यू ओवर डी वाई बन जाएगा. तो ये मेरी ये पार्शियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये मेरी रिड्यूस हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में. अगर मेरे एस का स्ट्रक्चर इस तरह का है और ये एस का स्ट्रक्चर मैंने साबित कर दिया है कि ये एस का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का कब बनेगा, वेन एवर माई हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स पे एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट ना करे. तो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हैमिल्टन जैकोबी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. और नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको रिलेटिवली इजी सॉल्व करना है एज कंपेयर टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसी तरह मैं किया करूँगा. नेक्स्ट जो है स्लाइड में एग्जाम्पल होगी. अब इस सिंपल फंक्शनल के लिए आई विल सॉल्व द हैमिल्टन
हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। लेकिन ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल मैं एज यूजुअल जल्दी नहीं करना चाहता। इसको आई विल टेक दैट एग्जांपल टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी आर एट ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है और उसकी जनरलाइजेशन जो है वो भी कंसिडर की है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? वी कॉल दैट इक्वेशन एज हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है ये इनफैक्ट हमने ड्राइव के स्टेप क्या थे कि वी टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट एंड वी टेक फिक्स्ड पॉइंट 1 लिया और आर्बिट्ररी पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यूज जो थी, एक्सट्रीम फंक्शंस जो थे फंक्शनल के, उस पे एक न्यू फंक्शन जो है वो डिफाइन किया और हमने सर्टेन प्रॉपर्टीज जो है वो देखी उस फंक्शन की कि वो फंक्शन, और एक थ्योरम भी स्टेट किया कि वो फंक्शन में अगर आर्बिट्ररी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं तो partial derivative of that function which is in fact the evaluation of वो फंक्शन इनफैक्ट क्या है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन जो थी Rn+1 थी जनरली स्पीकिंग। कि वो फंक्शन क्या करता है कि वो फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स, दीज आर द फर्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ माई कैनोनिकल आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस। और फर्स्ट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द और द सॉल्यूशंस ऑफ द माई आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस। और वो फंक्शन जो है वो इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि वो फंक्शन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि फंक्शन को, एस फंक्शन को हमने डिफाइन इस तरह किया है कि फंक्शनल को इवेल्युएट करें किस पे, एक्सट्रीम कर्व पे। एक्सट्रीम कर्व्स आर दोज कर्व्स विच मेक्स द फंक्शनल मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो उन पे जो है इवेल्युएट करके तो वो जाहिर बात है कि कांस्टेंट ही रहेगा अलोंग द एक्सट्रीम कर्व्स, क्योंकि हमारा एस जो है वो हमने डिफाइन इस तरह किया है कि वो Rn+1 से रियल नंबर पे, रियल नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वो उन सॉल्यूशंस कर्व्स के अलोंग जो है कांस्टेंट रहता है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज।